नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पढ़ाकू फैक्ट्री में। और मैं हूँ वर्षा बंसोड़े लांजेवाल। हम पढ़ रहे हैं उपन्यास स्मृति एक प्रेम की, जिसे कृष्ण खटवानी ने लिखा है। तो चलिए पढ़ते हैं स्मृति एक प्रेम की का चौथा भाग। उन्होंने मेरी ओर एक प्रश्न भरी दृष्टि से देखा था और मैंने अनुभव किया था कि उनके व्यवहार में एक नज़दीकी रिश्तेदार के दोस्त के लिए जितना आदर होना चाहिए, उससे कहीं अधिक आदर था। रात को नंदिनी और मुझे यह सब खटक रहा था। करवट बदलते समय हम एक दूसरे की सांस की आवाज़ को सुन रहे थे। नीले नभ में तारे चमक रहे थे। यात्रा की थकावट होते हुए भी हम काफ़ी रात तक बातें करते रहे थे। नंदिनी ने पिछले दिन अपने बालों में तेल डाला था। वह महक मुझे बार बार घेर लेती थी। कभी कभी दूर किसी पेड़ से चमगादड़ की आवाज आती थी। अड्यार का समुद्र तट बड़ा ही सुंदर है। अड्यार नदी मंद मंद बहकर समुद्र में आ समा जाती है। वह इतनी तो मंद गति से बहती है कि लगता है कि वह काफ़ी फासला चलने से थक गई है और अब उसमें अपने प्रियतम तक चलने की शक्ति नहीं है। मैंने कई बार अस्त होते सूर्य की लालिमा इस नदी के पानी में देखी है, जैसे संध्या की बेला में सुहागनियों का सारा सिंदूर उस पानी में झलक उठता हो। जहाँ तक नजर जाती थी वहाँ रेत ही रेत था और फिर समुद्र की शांत और गंभीर आवाज थी। दूसरे दिन शाम को जब नंदिनी मुझे पहली बार उस समुद्र तट पर ले गई थी, तो मैं वह दृश्य पहली बार देखकर दंग रह गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी के पीछे वाला रास्ता लिए नदी किनारे चलते हुए हम धीरे धीरे समुद्र की ओर बढ़ रहे थे। नदी में पानी कम था, उसका बड़ा हिस्सा सूखा था। चारों ओर गुलाबी धूप अलस भाव से लेटी हुई थी। गुलाब की ताजा पंखुड़ियों की तरह रोशनी यहाँ वहाँ छिटकी हुई थी। उस अजीब न भुला सकने वाली सुंदरता को देखकर मैं नंदिनी की उपस्थिति को भी भुला बैठा था। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा था, सतेन, तुम प्रकृति को इतना क्यों चाहते हो? मेरा स्वप्न भंग हुआ था। उस प्रकृति में एक और भी जीव मेरे साथ था। मैंने नंदिनी की ओर देखा था। उसका सांवला मुख अति सुंदर लग रहा था। क्या यह सच है कि एक पिकनिक के मौके पर तुम पूर्णिमा की चांद को देखकर रो पड़े थे? उस समय भी मुझे लगा था कि मेरी आंखों में आंसू उमड़ आए थे। मैं कुछ कह नहीं सकता था। शायद उस समय सूर्य की अंतिम किरणें मेरे मुख पर पड़ रही थीं। नंदिनी ने मेरे चेहरे पर न जाने क्या देखा था और वह सरक कर मेरे पास में आ खड़ी हुई थी, इतनी नज़दीक जैसे वह मुझे आलिंगन में लेना चाहती हो। पल भर के लिए वह खड़ी रही थी, फिर दूर हो गई थी, लेकिन उसका वजूद, उसकी महक मेरे नज़दीक काफ़ी देर तक बनी रही। मैंने मुड़कर देखा था, वह देखा था जो तब तक नहीं देखा था। सामने विराट समुद्र खड़ा था। मैं भी उसकी तरह विराट हो गया था। मेरे सारे बंधन खुल गए थे। मैं भी समुद्र की तरह स्वतंत्र व निर्मोही हो गया था। उस रात को लौटते समय नंदिनी ने उस अजीब सी खामोशी को तोड़ते हुए कहा था, ऐसे अवसरों पर तुम्हें क्या हो जाता है? तुम्हें यह देखकर मुझे डर लगता है। मैंने आश्चर्य से पूछा था, क्यों? तुम कहीं दूर चले जाते हो, यहाँ तुम्हारा केवल शरीर रह जाता है। उसने फिर हंसकर कहा था, बताओ, मुर्दा शरीर के पास खड़े होने से डर नहीं लगेगा? लेकिन मैं उसकी हंसी में शरीक नहीं हो पाया था। मैं आश्चर्य कर रहा था कि मुझे ऐसा क्या हो जाता है, मैं यूं क्यों विवश हो जाता हूँ। अड्यार के उस समुद्र तट की कई यादें मेरे पास हैं। नहीं,
मैंने उन यादों का ऐसा कोई एल्बम बनाकर नहीं रखा है जो मैं सिलसिलेवार किसी को दिखा सकूं। मेरी कई यादों के कई एल्बमों में ये चित्र बिखरे पड़े हैं। कभी कोई एल्बम खोलने से कोई चित्र दिखाई दे जाता है। हम प्रायः प्रत्येक संध्या को समुद्र तट पर सैर करने के लिए जाते थे। कभी केवल नंदिनी और मैं अकेले होते थे, परंतु अधिकतर दीपा और रीटू भी साथ होती थी। कभी कभार नंदिनी का भाई भी साथ चलता था, परंतु वह बड़ा ही व्यस्त आदमी था। दफ्तर से लौटने के बाद वह आराम करना चाहता था। यदि किसी दिन उसे देर से आना होता तो नंदिनी की भाभी शिखा भी हमारा साथ देती थी। 24-25 साल की वो बड़ी ही सुंदर युवती थी, खुशमिजाज। यदि सही मनस्थिति में होती तो वह अपनी बातों से हमें खूब हंसाती थी। हंस हंस कर हमारे पेट में बल पड़ जाते थे। मुस्कुराती थी तो उसकी आंखें चमकने लगती थी। नंदिनी मुझे पहले सप्ताह के दौरान हर रोज घुमाने ले जाती थी। उसके बाद मैं सुबह को अकेले ही निकल पड़ता था। प्रायः अन्नामलई लाइब्रेरी में जाकर बैठता था। वहाँ पुस्तकें खुले ताकों पर रखी रहती थी। मैं कोई न कोई पुस्तक उठाकर पढ़ता था। मेरा दूसरा प्रिय स्थान था मद्रास का म्यूजियम। वहाँ नटराज की सहस्त्र कांस्य मूर्तियाँ थीं। वहाँ थक जाता तो कहीं किसी रेस्तरां में जाकर बैठ जाता था या मद्रास शहर की अनदेखी गलियों में घूमता था। जब सूर्य पश्चिम की ओर मुड़ खाता था तो मेरी टांगें अनायास ही बस स्टैंड की ओर चल पड़ती थी और मैं अड्यार जाने वाली बस में जा बैठता था। मैं प्रायः दीपा और रीटू के लिए कोई न कोई चीज़ ले आता था, इसलिए घर में घुसते ही दीपा मेरी ओर दौड़कर लपकती थी। मैं उसे गोद में लेकर प्यार करता था और उसे खाने की चीज़ देता था। दीपा को प्रायः मुझे ही तैयार करना पड़ता था, मोजे और जूते पहनाना, मुख पर पाउडर लगाना। तब नंदिनी हाथ में कॉफ़ी का ग्लास लेकर मेरे सामने आ खड़ी होती थी। कहाँ कहाँ घूमा है आज? वह मुस्कुराकर पूछती थी और कुछ देर सामने खड़े होकर मेरी बातें सुनती रहती थी। संध्या समय की वह कॉफ़ी मेरे लिए दिन भर की सबसे अच्छी कॉफ़ी होती थी। ऐसी कॉफ़ी शहर के किसी रेस्तरां में नहीं मिल सकती थी। समुद्र तट पर पहुंचने पर सारे दिन की थकावट दिन की गर्मी की तरह गुम हो जाती थी। दीपा और रीटा के संग मैं भी एक बच्चा ही हो जाया करता था। रेत पर दौड़ लगाना, विभिन्न प्रकार के खेल खेलना, उन्हें मछुआ और मल्हारों की कहानी सुनाना। हर खेल में मुझे ही हारना पड़ता था, नहीं तो रीता रूठ जाती थी। वह बड़ी ही जिद्दी लड़की थी। कभी कभी नंदिनी भी हमारे साथ खेलों में शरीक होती थी, पर तभी बच्चों को खेल में आनंद नहीं आता था, कारण हमारा ध्यान बार बार एक दूसरे की ओर आकृष्ट हो जाता था। इसलिए नंदिनी अक्सर रेत पर बैठी हमें खेलते हुए देखती रहती थी। जब हम खेलों के बाद वहाँ पहुँचते थे तो नंदिनी अंगुली से इशारा कर कहती थी, देखो मैंने रेत का किला बनाया है, अच्छा बना है? किसके लिए बनाया है? मैं उसके पास जाकर बैठता था और हंसकर पूछता था। नंदिनी कुछ देर चुप रहकर मेरी ओर देखती रहती थी और कहती थी, किसी के लिए भी नहीं। हमारे जाने के बाद यहाँ कोई आएगा और इसे नष्ट कर जाएगा, या कोई लहर आएगी और यह सब मिटाकर चली जाएगी। क्या हम दोनों मिलकर कोई महल नहीं जोड़ सकते? नंदिनी अपनी बड़ी बड़ी आंखें लेकर मुझे जांचती थी। कुछ सोचकर कहती थी, आओ तो मिलकर साथ बनाएं। परंतु दो जनों के हाथों से बना वह महल कभी भी बहुत ऊंचा नहीं उठता था। कहीं न कहीं गलत हाथ लगने से वह ढह जाता था। देखो, कुदरत को भी यह मंजूर नहीं है। मैं नंदिनी की बात का अर्थ समझकर भी पूछता था, क्या? वह कोई जवाब नहीं देती थी, केवल अपने होठों को काटती थी।
समुद्र तट के उस नरम नरम रेत पर हमारे वो निशान अब नहीं होंगे। दीपा अब बड़ी हो गई है। मैं और नंदिनी अधेड़ हो चले हैं। हम दोनों ने कितनी दूर दूर शहरों में अपने अपने घोंसले भी जोड़े हैं, परंतु शायद वहाँ की रेत पर, वहाँ की हवा में अब भी हमारी बातें जिंदा होंगी। जो कुछ दिखता है वही कुछ सच नहीं है। हमारे भीतर बहुत कुछ गैस की तरह दबा हुआ है, भरा हुआ पड़ा है। हम सभी कुछ अपनी बाहों में भर नहीं सकते हैं। बहुत कुछ यहाँ वहाँ गिर जाता है, काल के गर्भ में गुम हो जाता है। तब मुझे मद्रास में आए 3 हफ्ते हो गए थे। नंदनी और मैं कभी कभी समुद्र तट पर अकेले बहुत दूर निकल जाते थे, वहाँ जहाँ कोई नहीं होता था, केवल किनारा होता था, लहरें होती थी और समुद्र की आवाज़ आसमान में फैल जाती थी। हम 2 बिंदुओं की तरह उस अथाह कुदरत में गुम हो जाते थे। ऐसे में कभी कभी सृष्टि में खो जाने में कितना बड़ा आनंद मिलता है। वहाँ खड़े होकर हम बहुत दूर ढलते हुए सूरज को देखते थे। वह दृश्य हमारे समूचे अस्तित्व को झकझोर कर रख देता था। हम बिल्कुल खामोश हो जाते थे। जब चारों ओर पूरी तरह अंधेरा छा जाता था, तब हम रेत पर से उठकर घर लौटने की तैयारी करते थे। नंदनी को उठाने में मदद करने के लिए मैं अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाता था। वह उसे पकड़कर उठ खड़ी होती थी, परंतु वह कितनी देर तक उस हाथ को पकड़े रहती थी। देवव्रत का पत्र नंदिनी के यहाँ हर हफ्ते आता था। कभी कभी एक हफ्ते में 2-2 पत्र भी आते थे। अंतिम पत्र में उसने वहाँ आने का दिन और रेलगाड़ी का समय भी लिखा था। उसके साथ 3-4 और भी थे। कार्यक्रम यह बना था कि हम सब मिलकर समूचे दक्षिण भारत का पर्यटन करेंगे। उस शाम को भी हम दोनों अकेले रेत पर बैठे थे। अकारण ही मेरा मन उस दिन उदास हो गया था। जैसे जैसे देवव्रत के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था, वैसे वैसे नंदनी मुझसे दूर होती जा रही थी। उन थोड़े से दिनों में वह मेरे निकट आई थी, परंतु अब जैसे वह पीछे खींचकर दूर चली गई थी। मैं अपनी कोहनी रेत पर टिकाए अधलेटा पड़ा था और समुद्र की ओर देख रहा था। नंदनी घुटनों पर हाथ धरे सामने कुछ बच्चों का खेल देख रही थी। उसने अपना हाथ मेरे पास रेत पर धरकर कहा था, सुपारी लो। मैंने उस हाथ की ओर देखा था। सुपारी का एक टुकड़ा हथेली पर रखा था। मैं कुछ देर उस हथेली की ओर निहारता रहा था। फिर अचानक मेरा सारा शरीर कांप उठा था। मेरी आंखों में आंसू उमड़ आए थे और मुझे लगा था मैं रो उठूंगा। मैंने रूंधे गले से कहा था, नंदनी, तुम्हारे जीवन में इतने दुख का विधान क्यों है? वह विस्मय से कुछ देर मुझे देखती रह गई थी, फिर बोली थी, मैं समझी नहीं। मुझे महसूस हुआ कि मैंने जो कुछ कहा था वह मुझे कहना नहीं चाहिए था। कम से कम वह ऐसी बातें करने का समय नहीं था। परंतु मैं ऐसा भी कुछ महसूस करने लगा था कि वह बात मैंने नहीं कही थी। मेरा दिल जैसे चिल्ला उठा था। शायद मैं गलत हूँ और मैं हस्तरेखा ज्ञान में पारंगत भी नहीं हूँ, परंतु मुझे तुम्हारे खुले हाथ की ओर निहार कर अचानक ही लगा कि तुम्हारे जीवन में बहुत दुख है। मुझे ऐसा क्यों लगा मुझे नहीं पता, और सच तो यह है कि उसके लिए मेरे पास कोई स्पष्ट कारण भी नहीं है जो मैं समझा सकूं। कुछ देर की चुप्पी के बाद नंदनी कुछ रूठने के और कुछ गुस्से के भाव से बोली थी, तुम मेरा सुख देखकर दुखी क्यों होते हो? तुम मेरी खुशी बिगाड़ने में लगे हुए हो। नंदनी, तुम यह क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ।
तुम देव के साथ ईर्ष्या कर रहे हो, तुम ईर्ष्या की अग्नि में जल रहे हो, तुम हम दोनों के बीच कोई बिगाड़ लाना चाहते हो। नंदिनी जैसे किसी घाव के ऊपर लगी चोट के दर्द से कराह उठी थी। उसे खुद भी न पता था कि वह क्या कह रही थी, और मुझे जैसे सांप ने डसा हो। मैं अभिशप्त सा हो उठा था। वह बिना किसी प्रमाण के मुझ पर इतना बड़ा आरोप लगा रही थी। पर हम दोनों के बीच यह गलतफहमी उस समुद्र तट पर पैदा नहीं हुई थी। उससे पिछली रात को भी हम आपस में झगड़े थे। कौन है यह देवव्रत? आखिर देवव्रत और नंदिनी के बीच ऐसा क्या रिश्ता है जो देवव्रत की चर्चा मात्र से सतेन का हृदय क्रोध और निराशा से भर उठता है? जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय भारत।